अ, तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौजन्या है एंड मैं नई दिशा में एक पेरेंट ट्रेनर हूँ। एंड इस महीने के लाइव सेशन में हम सभी आपका दिल से स्वागत करते हैं। हर महीने हम ये सेशन होस्ट करते हैं ताकि फैमिली, केयर गिवर्स, एक्सपर्ट्स और सोसाइटी में बदलाव लाने वाले लोग एक साथ आ सके। यहाँ हम डिसेबिलिटी, केयर और इंक्लूजन पर अपने इंसाइट्स और तजुर्बे और जिंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हम इस सेशन की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अनाउंस करते हैं। तो प्लीज इंश्योर करें कि आप हमें फॉलो करें ताकि हम आप हमेशा अपडेटेड रहें। जैसे आप लोगों को पता है पेरेंट्स, कि आज का जो टॉपिक है माई लाइफ माई वे, कल्टिवेटिंग यंग एडल्ट एजेंसी पे है। एंड इस महीने का थीम भी यही है। हर बच्चे में एक खास टैलेंट और पोटेंशियल होता है। सही गाइडेंस और वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग उन्हें सेल्फ रिलायंट बनने की राह दिखाती है। जब उनकी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो अपनी पहचान बना पाते हैं। तो आइए मिलकर हर बच्चे के लिए एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट फ्यूचर की शुरुआत करें। एंड इससे पहले हम अपने जो स्पीकर्स हैं आज के सेशन के लिए उनका स्वागत करते हैं। एंड आज हमारे जो स्पीकर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है मोहित आहूजा जी एंड फरीदा बागस राव वाला जी। स्पीकर्स, आपका स्वागत है इस सेशन में। एंड तो पहले हम मोहित जी से शुरू करते हैं। उनका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप सभी के लिए। मोहित आहूजा जी NoDisability.org के फाउंडर हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन और पायनियरिंग वोकेशनल और क्रिएटिव लर्निंग इनिशिएटिव है जो न्यूरो डाइवर्स लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। मोहित खुद एक न्यूरो डाइवर्स बहन के भाई हैं एंड अपनी इस पर्सनल जर्नी से इंस्पायर होके उन्होंने एडवर्टाइजिंग की अपनी एक बहुत सक्सेसफुल करियर छोड़ दी ताकि वो डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कुछ सच में मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज बना सके। 2015 से उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स लीड किए हैं जिनमें 600 से ज्यादा न्यूरो डाइवर्स लर्नर्स को फोटोग्राफी, आर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन और वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो इंडिपेंडेंट हुए हैं और सोसाइटी में उन्हें एक मीनिंगफुल जगह बनाने का रास्ता भी मिला है। अपने काम के जरिए मोहित लगातार डिसेबिलिटी इंक्लूजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू। एंड हमारे अगले स्पीकर जो है फरीदा जी। फरीदा जी पिछले 22 इयर्स से ज्यादा समय में फरीदा जी ने बहुत शांति से इस बात को बदल कर रख दिया है कि इंडिया में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे और एडल्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई और सपोर्ट किया जाता है। वो ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और हियरिंग इम्पेयरमेंट के अर्ली इंटरवेंशन और आइडेंटिफिकेशन में स्पेशलाइज करती हैं। वो फिलहाल मन सेंटर फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स में चीफ प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने सेव द चिल्ड्रन इंडिया में डायरेक्टर, उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में आउटरीच मैनेजर और इंडियन काउंसिल फॉर मेंटल हेल्थ में ट्रस्टी जैसे रोल्स निभाई हैं। साथ ही ओपी जिंदल फाउंडेशन, माइंडक्राफ्ट सेंटर और मानव सेवा संघ के साथ उन्होंने कंसल्टेंसी का काम भी किया है। फरीदा एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो अपना खुद का आयरन एंड स्टील का बिजनेस चलाती हैं। ये सुनने में थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन इसने उन्हें प्रोग्राम्स को सिर्फ डिजाइन करने में ही नहीं बल्कि उन्हें स्केल करने के लिए भी बहुत शार्प बिजनेस माइंडेड एज का नजरिया भी दिया है। वेलकम टू बोथ ऑफ द स्पीकर्स। थैंक यू। थैंक यू। चलिए आगे सेशन बढ़ाते हैं। एंड हम कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं आप दोनों के लिए। सबसे पहला जो हम ये जानना चाह रहे थे और हमारे पेरेंट्स, कि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले यंग अडल्ट्स के फ्यूचर की बात करते हैं तो वोकेशनल स्किल्स को अक्सर सबसे आखिर में रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है?
आप में से कोई भी, अगर आप फरीदा जी या मोहित जी जो भी आंसर करना चाहें, आप आंसर कर सकते हैं इस प्रश्न को। मुझे लगता है हमारे देश में, सॉरी फ्रीदा मैम, यू वर सेइंग समथिंग। No, no, no. I was just saying you go. अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमारे देश में, स्पेसिफिकली हमारे देश की, इंडिया की अगर बात करूं मैं, तो जहाँ पे भी न्यूरो डाइवर्सिटी की बात है, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत बाद में इसलिए आती है क्योंकि जो पहले 10 12 15 साल हैं, जो फाउंडेशन लेइंग ईयर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उसमें पेरेंट्स जो हैं वो डेली इश्यूज से ही डील करने में व्यस्त हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि एडल्टिंग की तैयारी एडल्ट बनने के बाद नहीं होती है। कोई भी हम लोग जो सो कॉल्ड न्यूरोटिपिकल्स हैं, अगर हम लोग 18 के बाद एक जिम्मेदारी लेनी शुरू करते हैं, सोसाइटी में निकलते हैं, तो उसकी तैयारी हमें बचपन से कराई जाती है। जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है, जहाँ पे न्यूरो डाइवर्स की बात है, वो माइंडसेट ये भी डेवलप नहीं हुआ है कि इनका भी एक करियर हो सकता है। पहले तो सोच ही नहीं है। सबसे पहले तो मेंटली ओनली वी आर चैलेंज, हमें वो चैलेंज दे दिया गया कि कुछ ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। तो और न्यूरो डाइवर्सिटी जो है, न्यूरोटिपिकल, न्यूरो डाइवर्स, ये सिर्फ परफॉर्मेंसेस का डिफरेंस है ना। मैं एक तरीके से परफॉर्म करता हूँ, आप एक अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। है सब इंसान ही, इट इज जस्ट एज सिंपल एज एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों का अपना एक रोल है, दोनों की अपनी परफॉर्मेंस है, सोसाइटी में बराबर है। तो जो न्यूरो डाइवर्स है उनको ऐसे हमने अलग कर दिया है परफॉर्मेंस के बेस पे। और उनको, पेरेंट्स को, क्योंकि हमारी सोच ही वैसी नहीं है, तो पेरेंट्स को भी वो सोच मिलती नहीं है, ना वैसे ऑप्शंस है सोसाइटी में, ना कोई बात करता है ना। और हमारा देश, मतलब अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, और मैं मेजोरिटी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, देर आर सम न्यू इनिशिएटिव्स, लेकिन जो ज्यादातर ऑप्शंस हैं वो काफी ऑब्सोलीट है, 40 50 साल पुराने ऑप्शंस हैं। जब दुनिया एआई की बात कर रही है, हम अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं उनसे। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग तो बहुत बाद का मुद्दा बन जाता है फॉर द पेरेंट्स। वो कहते हैं कि यार अभी इसको बस सर्वाइवल के लायक कर दें, ग्रूमिंग कर ले, ब्रश कर ले अपने दांत, खाना ढंग से खा ले, कपड़े ठीक ठाक पहन ले, पहले तो उतना ही कर ले। और वही सब करने में उससे जूझते जूझते 17 18 साल बीत जाते हैं, बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। और फिर वो एक एडल्ट के लिए सिखाने के लिए चूज करते हैं जो चीज शायद 12 13 14 साल में प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था। So because of that, I think we are lagging behind. This is my personal thought process. No, no, well Farida ma'am. said, मोहित, वेरी वेल सेड। मैं इस पे ये ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा स्पेशल स्कूल्स है या जो हमारी सिस्टम्स है, ओके, वो बहुत ही ज्यादा हेविली ड्रिवन है कि हम उनको बस फंक्शनल एकेडमिक्स ही सिखा दे, हम उसको बस थोड़ा बहुत फंक्शनल स्किल सिखा दे, उनको हम बिहेवियर्स कंट्रोल कर रहे, और पूरे जो बचपन से लेके, अगर इवन कोई माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अर्ली स्पेशल स्कूल्स में डालते हैं, तो वो उनके 12 15 साल 18 साल तक के यही चलते रहता है। और वो जो एजुकेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका भी फोकस इसी तरफ पुश होता है कि बस हम उनको, जैसे मोहित जी ने बताया, एडीएल स्किल्स जैसे ब्रशिंग करना, ग्रूमिंग करना, यही सारा, और एक ट्रेडिशनल स्किल्स जिसमें फाइन मोटर डेवलप कर लो, वो अगरबत्ती मेकिंग कर लो। तो हमारा सिस्टम जो है ना, अभी तक के बहुत थोड़ा ट्रेडिशनल मोड पे चल रहा है। सेकेंडली क्या होता है कि अगर हम वोकेशनल स्किल्स की बात करें, वोकेशनल स्किल्स को है कि हम अपने ये कंफर्ट जोन से उठकर बाहर जाएं और उनको कुछ और टीच करें। ओके, इसके लिए हमको जो वर्क फोर्स की जरूरत है, अभी तक अगर हम देखें तो कोई स्टैंडर्डाइज ऐसा करिकुलम हमारे पास नहीं है इनके लिए, वोकेशनल ट्रेन करने के लिए। ओके, सेकेंडली हमारे पास जो है ऐसे फील्ड टेस्टेड कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो बता सके कि अगर हम इनको ट्रेन करें तो दे कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड और ये बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। तो ये भी बहुत लैक कर रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वर्कफोर्स अभी तैयार नहीं हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ये इंक्लूसिविटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको ये करना है, बट दे लैक पीपल, उनके पास लोग नहीं है जो ये आगे बढ़ा सके। तो मेरे हिसाब से ये जो है, ये मोटिवेशनल गैप नहीं है, ये हमारा इकोसिस्टम जो है उसका गैप है, और हमको वो करेक्ट करना पड़ेगा पहले। या जी,
थैंक यू फरीदा जी एंड मोहित जी, आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट्स शेयर किए हैं कि हमें वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आगे बढ़ के उस प्रकार का वर्कफोर्स रेडी करना है। सो थैंक यू सो मच, आपने दोनों बहुत काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट शेयर किए। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक मीनिंगफुल काम मिलने से किसी यंग अडल्ट के कॉन्फिडेंस या इंडिपेंडेंस में किसी तरह का बदलाव आता है? The ma'am, over to you. मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ये मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल के करियर पे नहीं होता है, पूरा उनका एक पूरा आइडेंटिटी बदल जाता है, उनका पूरा सेल्फ, उनमें जो कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, जैसे एक मुझे याद है, एक बच्ची थी हमारे पास, एक लड़की थी जिसको वो बोलते हैं वेड़ी, जो मराठी वर्ड है वेड़ी, मतलब पागल है या कुछ है, उनको बोलते थे। जब उनको एक मीनिंगफुल चेंज आया उसमें, जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई है। आज वो ही लड़की हाईएस्ट अर्निंग मेंबर हो गई है। जब एक एडल्ट, ओके, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या न्यूरो डाइवर्जेंट है, और वो जब अपना पहला सैलरी लाके अपने माँ बाप के हाथ में देता है, उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वो अपने आप को एक कंट्रीब्यूटर समझने लगते हैं, उनको लगने लगता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। हमने बहुत से ऐसे एडल्ट्स को देखा है जो बात करने का भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जब हमने उनको जॉब पे लगाया, या जब वो बाहर इंडिपेंडेंटली जाने लगे, इंडिपेंडेंट ट्रैवल करने लगे, इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस बनाने लगे, और उनका जो मतलब वो बदलाव जो देखते हैं, आई मीन दैट ओनली यू कैन फील इट जब हम उनसे मिलते हैं। So that's about it, and I think biggest change वो इंडिविजुअल का नहीं होता है, बट जैसे सोसाइटी उनको देखती है, या उनके खुद के घर वाले उनको जिस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, everything changes in that. So I think we have seen that change. Mohit? And what I would say is that again बात वही घूम घाम के आ जाती है परफॉर्मेंस पे। हम लोग जो सवाल पूछते हैं ना कि न्यूरोडाइवर्स को कैसा फील होता है, हमारे जैसा ही फील होता है, वो अलग नहीं है हमसे, है ना। तो जैसे अब बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई आपको बोले, पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, कोई आपको कह दे कि यार ये रेड कलर ना तेरे पे बहुत सूट करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 4 और कपड़े रेड कलर के खरीद ले, राइट। तो अप्रिसिएशन का ही गेम है सारा। एंड जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ मेरे कुछ भी करने से, चाहे मेरा छोटा सा एक एग्जाम्पल है, खाने के बाद टेबल क्लियर करने से एक इम्पैक्ट होता है, तो मैं उसको और अच्छे से करना चाहूंगा, राइट। हम लोग बात करते हैं कि उनको ऑप्शंस क्या दिए जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं वो लोग, और उनको कैसा फील होता है। बट अगेन आई थिंक द बिगर क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए इज दैट हम उनको कितनी बार ये उस दायरे में ला रहे हैं कि वो प्रूव कर सके कि वो कौन है। अक्सर हमारी अपनी सोच से ही हम उनको लिमिट कर देते हैं, और फिर बिकॉज ऑफ दैट वो क्वेश्चन आता है कि इनको कैसा लगता होगा, एक बार करा के देख लो, पता चल जाएगा कैसा लगता है। जब पहला सैलरी का चेक हाथ में आता है तो मौका देंगे तो पता चलेगा ना। ये तो वो वाली बात है कि फ्रेशर को हम ले आए मैदान में और बोला है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम नौकरी नहीं देंगे। अरे नौकरी दे दो, एक्सपीरियंस आ जाएगा। उतनी सी बात है। जी, काफ़ी वैलिड पॉइंट्स एंड काफ़ी हार्ड हिटिंग फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने शेयर किया है। सो एक एक जो आप लोग दोनों के कॉन्वर्जेशन से ये ज़रूर निकल के आता है कि अपॉर्चुनिटी देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं उनको, तो वो उनको प्रूव करने का एक मौका मिलता है। सो राइट। वेरी नाइस पॉइंटर स्पीकर्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
ये प्रश्न मोहित जी से है, क्योंकि मोहित जी आप फोटोग्राफी से आप रिलेट आप रिलेटेड रहे। तो ये प्रश्न आपके लिए है मोहित जी। फोटोग्राफी ही क्यों? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आपने फोटोग्राफी को कोर वोकेशनल स्किल बनाया है, जिसके इर्द गिर्द नो डिसेबिलिटी और खड़ा किया है? सो अगर इस पे आप अपने कुछ थॉट शेयर करना चाहें, या ओवर टू। इसके इसके दो बहुत आसान जवाब है। पहला, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में शेफ होता तो शायद मैं खाना बनाना सिखा देता। मैं फोटोग्राफर था, मुझे आता वही था। आई एम अ कॉपी राइटर एंड फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन। तो मैं एड्स लिखना जानता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखना जानता हूँ, और मैं फोटोग्राफी जानता हूँ। दो कोर स्किल्स है मेरे। दूसरी चीज जो ज्यादा डीप डाइविंग वाला फैक्ट है, इज दैट जो न्यूरो डाइवर्स हैं, जहाँ पे हम लोग एज अ सोसाइटी लैक करते हैं, और उसमें अगेन हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हमें लगता है अच्छा स्टूडेंट वही है जो 4 एक्स्ट्रा शीट लेके 40 पन्ने भर के एक एग्जाम दे के आ सकता है और उसमें जीत सकता है। जिसके पास लिखने के लिए 2 पेज नहीं है, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। वो अच्छा सीख नहीं सकता, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन हमने न्यूरो डाइवर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया, समझना ही बंद कर दिया है। वो एक ऐसे शायद नहीं लिख सकते, वो आपके लिए एक थीसिस नहीं लिख सकते, लेकिन वो वर्चुअली विजुअली समझते हैं। वो ड्राइंग बनाना जानते हैं, वो भी हमारी तरह फील करते हैं, वो भी विजुअली चीजें समझते हैं। देखकर उनको समझ में आता है कि ये अच्छा है, ये गलत है ना। तो जो विजुअली एक्सप्रेशन उनका है, वो फोटोग्राफी के थ्रू ज्यादा आसानी से निकल पाता है। सच में अगर मैं पेंटर होता तो शायद पेंटिंग भी सिखा रहा होता। मुझे फोटोग्राफी आती थी और मेरे लिए पर्सनल था, तो शुरुआत उससे हुई। बट दैट सेड, आई थिंक फॉर द न्यूरो डाइवर्स, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक फोटो के थ्रू जरिया बहुत ज्यादा आसान है। टेक्निकलिटीज में ना जाए कैमरा की, तो सिर्फ एक बटन दबाना है, देखना है आपके सामने क्या है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, वही दिखाना है आपको। तो आप एक्सप्रेस ज्यादा बेटर कर पाते हैं। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि जो फ़ोटोग्राफ़ी जो आपको आपकी जो स्किल थी, आपको उसको ईज़िली कन्वर्ट करने में वोकेशनल काफ़ी ईज़ी हुई थी। सो राइट। वेरी वैलिड, वेरी वैलिड। फरीदा जी, आपके लिए ये सवाल है कि सिर्फ़ ट्रेनिंग पर ही फ़ोकस क्यों? मन में आपने इस चीज़ को लीड करने का क्यों सोचा था? ओके, गुड क्वेश्चन। सो ऐसा हुआ कि लाइफ में जो भी मेरे स्पेशलाइजेशंस थे, वो मेरे सारे अर्ली इंटरवेंशंस पे थे। जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने बहुत काम किया अर्ली इंटरवेंशन, बिकॉज़ तब मुझे लगता था कि अगर अर्ली इंटरवेंशन या बच्चों को जितना जल्दी लाया जाए, उतना जल्दी हम कुछ उसमें डिफरेंस ला सकते हैं, हम उन पे काम कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी हो गई, ओकेशनल थेरेपी हो गई, जो भी करना था उनको, जैसे हियरिंग इम्पैक्ट को अगर जितना जल्दी हो सके हमने 1 महीने के बच्चे को भी स्क्रीन किया है कम्युनिटी में जाके, ताकि जितने जल्दी हम उनको हियरिंग एड्स दे पाए, जितने जल्दी वो सुन पाए, उतने जल्दी उनका लैंग्वेज डेवलप होगा, स्पीच डेवलप होगी। सो जब मैं वो करते-करते, जब व्हेन दो वही स्टूडेंट्स जब बड़े होने लगे, एंड एट वन पॉइंट हमको लगा कि अब तो हमने सब कुछ कर दिया है, उनको कैपेबल बना दिया है उतना कि वो कुछ कर पाए, बट फिर भी इतनी ओपनिंग्स नहीं है, एंड अभी भी आई मस्ट से कि हम बहुत ही पीछे हैं। अगर हम बोले कि लोग उनको एम्प्लॉय करते हैं, तो उसमें हम बहुत बहुत पीछे हैं। तो ये एक बात थी जो थोड़ी वो इनकम्प्लीट थी। वो जो एक सर्कल होता है लाइफ का, वो कंप्लीट मेरा नहीं हुआ था। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सोचा इससे एक्चुअली वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क था कि हम क्या इनके आफ्टर 18 इयर्स हम इनके पास क्या करवाएं एंड कहाँ जाए। एंड मन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो 18 प्लस के साथ ही काम करता था। एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट मेरे लाइफ में ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि मुझे अब एडल्ट्स के साथ काम करना चाहिए, एडल्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए आगे। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट जब मैंने मन ज्वाइन किया।
एंड जब से मतलब अभी तक अगर हम देखें तो मन ऑर्गेनाइजेशन अभी 15 years ओल्ड है, बट स्टिल ग्रोइंग। हम बोलते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 साल में हमने बहुत ही ग्रो किया है। तो ये एक एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, और जब आपके पास आप जानते हो कि आपको क्या करना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ो, तो ये इन जो जिनके साथ हम काम करते हैं उनको बेनिफिट होगा। ये मेरी सोच थी उस वक्त, एंड आई थिंक मैंने राइट चॉइस ली उस वक्त, जो भी ली। अ, अगर हम इतनी हमारी 15 साल की जर्नी देखने जाए, तो हमारे पास 700+ इंडिविजुअल्स को हमने जॉब पे लगाया है, और कंसिस्टेंटली वो जॉब पे है। सो इससे बढ़िया और क्या टेस्टिमनी चाहिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, और उनके मिशन का, उनके विजन का एक पार्ट, एक जरिया बनने के लिए। जी, दैट्स रियली कमेंडेबल फरीदा जी। जैसे आपने बोला कि आपने इतने जन को ट्रेन किया है एंड वोकेशनल के टुवर्ड्स बढ़ाया है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ाया है, सो दैट्स रियली कमेंडेबल एंड ये आपका पैशन भी दिखाता है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने जो हमारे साथ आपकी जर्नी शेयर की है, अ, थोड़ा से हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अ, ये प्रश्न मोहित जी से है कि आपने बात की है कि आपकी बहन एक एनजीओ सालों तक वही सेम रेपिटेटिव रूटीन फॉलो फॉलो कर रहे थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फैमिलीज का क्या होता है जब स्कूल खत्म होने के बाद का कोई क्लियर नेक्स्ट स्टेप नहीं होता है? जैसे कि जैसे आपने बोला कि स्कूल्स जो है कि एक रेपिटेटिव रूटीन्स में गिर जाते हैं, एंड तो फैमिलीज का क्या होता है जब स्कूल खत्म होने के बाद आगे का कोई क्लियर नेक्स्ट स्टेप नहीं होता है? मतलब बेसिकली यही प्रश्न है कि जब एक ही रूटीन होता है तो इसे कैसे ब्रेक लिया जाए कि बच्चे को और आगे हम और क्या सिखा सकें, फैमिलीज को क्या करना चाहिए? ओके, या तो ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग और काफी डीप डाइविंग सवाल है ये भी। देखिए, जो एडल्टिंग की तैयारी, जो मैंने पहले ही बोला कि एडल्टिंग की तैयारी एडल्ट बनने के बाद नहीं होती, पहले से होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब फैमिलीज अक्सर अटक जाती हैं क्योंकि हम उस पड़ाव पे पहुंच के डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रूटीन से नहीं है। आई विल क्लैरिफाई, मुझे रेपिटेशन से प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट न्यूरो डाइवर्स जितने भी, चाहे ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, दे लर्न विद रेपिटेशन। उनका सीखने का तरीका ही वही है। हम लोग चाहे बोर हो जाए, वो रेपिटेशन में, प्रोसेसेस में बहुत अच्छा सीखता है। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दीजिए, एक ऑटिज्म वाला बच्चा बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक इंडिविजुअल जो है जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, या फ्रेजाइल एक्स पे है, स्पर्जर्स पे है, जो प्रोसेसेस वो फॉलो कर सकते हैं और जितने प्रिसीजन से फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैं तो ये तक बोलता हूँ कि ऑटिज्म अगर देखा जाए तो, एक्सप्लोर किया जाए तो, कोई ना कोई ऐसा ऑटिस्टिक इंडिविजुअल होगा हु कैन बिकम अ स्नाइपर फॉर द आर्मी। उनका प्रिसीजन एक्चुअली में इतना अच्छा है, टू द पॉइंट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम रेपुटेशन से भी नहीं है, प्रॉब्लम इससे भी नहीं। प्रॉब्लम मेरी ये है कि जो पहले फरीदा मैम ने बोला वेरी राइटली, दैट जो भी हम काम कर रहे हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब्स, हमारे देश में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और बहुत पिछड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि हम लोग अभी भी 50 साल पुराने ऑप्शंस दे रहे हैं। और जो अगर आप देखते हो, मतलब मैं नॉट टू डिमीन एनीवन, लेकिन अगर हम किसी से पूछे कि इंडिया में डिसेबिलिटी सेक्टर में मोस्टली क्या हो रहा है, तो वही कैंडल बना दो, दिया बना दो, बेकरी आइटम बना दो, स्टेशनरी बना दो, ले दे के 5-6 ऑप्शन है। अब मुझे कैंडल और दिया से प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां भी क्लैरिफाई करता हूँ, मुझे कैंडल और दिया मेकिंग से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक जो न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल है, जो 10, 15, 20, 25, 30 साल तक एक काम कर रहा है, लेट्स से कैंडल मेकिंग, उसके बाद भी उसको महीने का एक 1500 रुपए का स्टाइपेंड दे के आप किस पे एहसान कर रहे हो? है ना? अगर तो एक कोई डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है जो कैंडल दिया पे पेंट कर रहा है, एक एक डॉट बैठ के बना रहा है और दिन के 20 दिया निकाल रहा है, तो वो दिया 10 रुपए 20 रुपए का क्यों बिक रहा है, 50 रुपए का क्यों बिक रहा है? ग्लोरीफाई करो ना।
बिकॉज हम जो उनको पे कर रहे हैं वो एक नॉर्मल जो दिहाड़ी मजदूर है हमारे देश में उससे भी कम पे कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस. इट इज आई वॉश. हम सिर्फ एक ईगो मसाज दे रहे हैं कि देखो आपका बच्चा तो बहुत क्या कर रहा है. अगर सर्वाइवल की बात करें हम पेरेंट्स, क्योंकि मेरे अपने पेरेंट्स इस चीज से डील करते हैं और मैं हर रोज हमारे घर में कॉन्वर्सेशन होता है ये. हर पेरेंट इस बात पे वरिड है कि मेरे बात क्या. लेकिन अगर जिस स्पीड पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, 1500 2000 रुपए आज की डेट में दिन का खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता. महीने का बच्चा कमा रहा है, क्या वो अपने लिए क्या खा पाएगा पूरे महीने में. अगर कल को इंडिपेंडेंट है, मान लो कि कल सुबह मैं नहीं हूं, मेरी बहन को अपने लिए खुद से कुछ करना है, कैसे करेगी वो. तो प्रॉब्लम ये है कि हमने वो जो ऑप्शंस दिए हैं पहले तो वो ग्लोरीफाइड नहीं है. जब एक कपड़ा अगर डिजाइन हाउस से आ रहा है और वो 2 लाख का बिक सकता है, वही बाहर एक मार्केट में जो सेमी स्किल्ड लेबर बना रहा है तो 200 का बिकता है. तो ये तो ग्लोरीफाइड होना चाहिए ना कि एक जो सुपर ह्यूमन, आई कॉल देम सुपर ह्यूमन, जो सुपर ह्यूमन है, जिसके पास ऑलरेडी एक चैलेंज है फिजिकल, मैं न्यूरो डाइवर्स में भी नहीं जा रहा, जिसका फिजिकल चैलेंज है, किसी का हाथ नहीं है पैर नहीं है, वो उसके बावजूद मैनेज कर रहा है. तो तब हम उसको ग्लोरीफाई क्यों नहीं कर रहे? वाई आर वी नॉट रिवॉर्डिंग कि ये कैंडल यार 500, वो हिम्मत बनाओ ना कि हम 500 रुपए की एक बेचेंगे. नहीं बेचनी 500 5 रुपए की एक. तो प्रॉब्लम वहां पर है, हमने प्रोडक्शन पे ला करके एक नापतोल एक पैरामीटर खड़ा कर दिया कि अगर तुम महीने के 50 दिए निकाल पा रहे हो तो आप अच्छे हो, सक्सेसफुल हो, वरना नहीं हो. इससे अच्छा तो मशीन काम करती, फिर मशीन रख लेते हैं. मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर है. तो मुझे लगता है कि वो जो पूरी तासीर है ना इस बात की, जो मेन कोर है, वहां से हमने गलत शुरुआत करी है. हम आज भी 50 साल पुरानी सोच पे टिके हुए हैं और मुझे लगता है इट्स हाई टाइम वी शुड इवॉल्व. बहुत सारे ऑप्शंस है दुनिया में. और बड़ा बेसिक सी बात बोलता हूँ, Amazon, एक जस्ट फॉर अ रेफरेंस नाम ले रहा हूँ, किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा है इसको. तो अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट उठा लो और कोई भी जॉब पोर्टल उठा लो, जॉब पोर्टल पे ई कॉमर्स वेबसाइट से ज्यादा कैटेगरीज है, मतलब जॉब्स तो हैं. हमने इनके लिए कौन सी जॉब रखी हुई है आप मुझे बता दो, कोई नया जॉब का ऑप्शन क्रिएट करा हो हमने. तो गलती तो हमारी है ना एज अ सोसाइटी की. हमने ही उनको एक बाइफरकेट कर दिया कि इट इज जस्ट लाइक हमने औरतों के साथ पता नहीं कितने हजारों साल से डील करे कि तुम गाड़ी नहीं चला सकती. आज तक बेचारी लड़ रही हैं और वही हम न्यूरो डाइवर्स के साथ कर रहे हैं. सिर्फ परफॉर्मेंस का डिफरेंस है. दैट्स इट. जी, जैसे आपने बोला है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने सामने लेके आए हैं कि बेसिकली ये भी बताता है कि इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है एंड उनको वो कैटेगराइजेशन की वो एक इसी प्रकार के काम कर सकते हैं। दैट इज़ राइट. है ना कि अगर वो दिया बना रहे हैं, कैंडल बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट उनको यही चीज़ में कैटेगराइज करके रखना एंड बेसिकली अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है. एंड राइट. आई थिंक ये काफी वैलिड पॉइंट है, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के पास भी काफी बहुत सारे इनहेरेंट टैलेंट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं एंड उनको उस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना आई थिंक एज अ सोसाइटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उनके जो अंदर के स्किल्स भी उभर के आए एंड एक एम्प्लॉयमेंट के तरफ जाए. सो राइट. या, वेरी वैलिड पॉइंट. फरीदा जी, हम अभी आपके पास आते हैं. सिर्फ ट्रेनिंग, सॉरी, एक सेकेंड में. मन में यंग एडल्ट्स को ट्रेन करने के अपने एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि पेरेंट्स तब तक किस बात को रियलाइज नहीं कर पाते जब तक वो उस प्रोसेस में खुद नहीं उतरते, खासकर इस बात पर कि उनका बच्चा क्या क्या करने के काबिल है. Sorry, I just lost you there. या, श्योर. ओके. जो ऑर्गेनाइजेशन है, मन में यंग एडल्ट्स को ट्रेन करने के अपने एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि पेरेंट्स तब तक किस बात को रियलाइज नहीं कर पाते जब तक वो उस प्रोसेस में खुद नहीं उतरते, खासकर इस बात पर कि उनका बच्चा क्या क्या करने के काबिल है. पहले तो जब फैमिलीज जब मन के पास आती है,
मोस्ट ऑफ द टाइम वो इतने सालों से ये सुनते आए हैं कि आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, या तो फिर ऐसे कि उनको कहीं पर कोई वो सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है कि उनको जो भी करना है वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो पेरेंट्स नेचुरली ये लेकर आते हैं कि बस उनको एक प्रोटेक्ट करना है, बस एक केयर करना है उनके लिए, उनको बस थोड़ा खाना खाना सिखाना है या कपड़े बदलना सिखाना है। मगर ये वो जब सुनते हैं कि बच्चे काम कर सकते हैं, तो वो पहले तो हमको बिलीव ही नहीं करते हैं कि ये तो नहीं कर पाएगा। यू नो उनके साथ हमको काउंसलिंग, जैसे हमारे यहाँ पर जो है मन के जो ट्रेनिंग हम देते हैं, हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 पिलर्स होते हैं। एक तो ट्रेनिंग जहाँ पर हम उनको अलग अलग स्किल्स जैसे हाउस कीपिंग हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, रिटेल हो गया, डेटा एंट्री हो गया, इसमें ट्रेनिंग करते हैं। दूसरी बात जो है वो ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा एक मेंटल हेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्टिकल है। वो उनके साथ बैठकर फैमिलीज को बताता है कि क्या केपेबल है। और थर्ड है एक हमारी बहुत ही कामयाब एम्प्लॉयमेंट टीम है, हमारी एक बहुत ही बड़ी एक लार्ज जैसे बोले एक आर्मी है जो जाके बाहर जॉब्स देखती है। जब ये बातें वो सुनते हैं, हम उनको बुलाते हैं, हम उनको बताते हैं कि एक्चुअल ट्रेनिंग में क्या होगा। एंड बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, बट फ्रॉम नहीं कर पाएगा तो और क्या करता है एक्चुअली जब वो देखने लगते हैं, तब फैमिलीज को रियलाइज होता है कि यस यू नो आई कैन और ही कैन और शी कैन डू इट। और अल्टीमेटली फैमिलीज को ये जानना बहुत जरूरी है कि खाली रेडीनेस एक मार्कर नहीं है कि अरे वो रेडी है कि नहीं है, मगर क्या हमने उसको वो चीज कराई है। उसका रेडी होने से पहले भी वो चीज उसको कराना जरूरी है। उसके पहले ही हम बोल दे कि वो रेडी नहीं है, तो दैट्स नॉट फेयर, ये फेयर बात नहीं होती है। और एक बार हम उनको एक राइट स्ट्रक्चर दे दे काम करने का, ओके, एक वो मौका दे दे, एक चांस दे दे, तो फिर ये कंसिस्टेंटली वो अपनी जो भी स्किल है उसको प्रैक्टिस कर करके वो एक बाउंड्रीज जो हम बना रखी है उसके बियॉन्ड जाते हैं। और फिर पेरेंट्स को समझ में आता है कि यस पॉसिबल है ये करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब वो ट्रेनिंग के बाद जब हम उनको एक अच्छा खासा जॉब दिलाते हैं या जब वो बाहर जाते हैं, तब उनको एक्चुअल रियलाइजेशन होता है कि जो उनका बच्चा था या जो वो समझते थे कि वो नहीं कर पाएंगे, कितने वैल्यूएबल इंडिविजुअल, कितने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गए हैं। कॉन्फिडेंस भी एक अलग ही लेवल पे हो जाता है उनका। एंड देन स्लोली आई थिंक पेरेंट्स का भी एक नजरिया बदल जाता है। जी फरीदा जी, जैसे आपने बताया था कि अगर हम अगेन फिर मुझे लगता है कि फिर ये बात फिर अपॉर्चुनिटीज पे आती है कि अगर हम उनको हम एक ही, जैसे कि मोहित जी भी बता रहे थे, कैटेगराइज, अगर हम कैटेगराइज कर दे कि बच्चे यही करेंगे, बट उनको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो अपने स्किल्स जो है बहुत उभर के आते हैं। एंड इससे जैसे आपने बोला पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव भी चेंज होते हैं। तो स्पेशली हमें लगता है कि कि हमारे बच्चे कोई सर्टेन काइंड ऑफ टास्क ही कर सकते हैं, या एवरीडे स्किल्स हो गया, यही डेली रूटीन्स तक ही हम उनको कहीं ना कहीं सीमित रख देते हैं। बट आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना या उनको वो चांस देना कि ऐसे न्यू एक्टिविटीज अटेम्प्ट कर सके, तभी जो है उनकी जो प्रतिभा जो है वो और बाहर निकल के आ सकती है। जी। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये सवाल मोहित जी से है कि क्या आप इतने सालों की ट्रेनिंग में कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टूडेंट या मोमेंट रहा है जिसके पास आप बार बार लौट कर जाते हैं, कोई याद आती है? ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट या मोमेंट है? बहुत सारे एक्चुअली में एक
दो एग्जांपल्स दूंगा। एक, भरत हमारे साथ 10 साल से हैं। भरत इज नाउ 49, नवंबर में भरत विल बी 50 इयर्स ओल्ड। भरत को फोटोग्राफी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत पसंद है, जो कि एक्चुअली में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑफ हिज डायग्नोसिस, बिकॉज भरत को का जो डायग्नोसिस है वो है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऐसे एक इंसान के लिए कैमरा फोकस करके वेट कर पाना, वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स की फोटोज करना, लैंडस्केप का शॉट करना, शेर का वेट करना, लेपर्ड का वेट करना, काफी मुश्किल है टू इमेजिन। ज्यादा इंपॉर्टेंटली बात यह है कि पहले 3 महीने जब मैंने भरत का शुरू किया था, मेरे लिए भी नया था। मैं नो डिसेबिलिटी स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट, कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगा। ये एक 10 दिन का वर्कशॉप था जो सक्सेसफुल हुआ। हमें लगा चलो कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 दिन सिखाना शुरू करते हैं। वो हफ्ते में 2 दिन का 3 दिन हुआ, और बहुत बहुत जल्दी पूरा हफ्ता हम लोग यही करने लग गए। तो जब पहली बार भरत के साथ कैमरा पे काम करना शुरू करा था, तो डीएसएलआर में क्या होता है कि जो बटन है वो दबा करके फोटो खींचना होता है, और भरत का हाथ, उंगली ही बटन पे नहीं आती थी। तो पहले ऑलमोस्ट 3 महीने मैं उंगली पकड़ के जबरदस्ती बटन पे रख के फोटो खिंचवाता था, भरत की उंगली पकड़ के करवाता था। और अंदर से मुझे लगातार एक क्वेश्चन था कि यार शायद ये बना नहीं है इस चीज के लिए, मे बी इसको हर्ट भी होता होगा कि मैं ऐसे उंगली पकड़ के करता हूँ, शायद मैं ही अब्यूज तो नहीं कर रहा किसी तरीके से भरत को, है ना। अंदर से बहुत सारे, आप सेल्फ डाउट भी बहुत कुछ आता है। एंड देन वन डे स्टूडियो में थे, एंड मैं आया और मैंने कहा चलो 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 एवरीवन, चलो लेट्स गेट अप, ओके एवरीवन शूट, चलो 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 शुरू करेंगे। एंड भरत एकदम से अपना कैमरा उठाया था, एंड ही कीप्स हिज फिंगर एंड ही टेक्स अ पिक्चर। आई एम लाइक, एक सेकंड, ये क्या हुआ? एंड देन मैंने कहा भरत आज सिर्फ खींचो, मैंने फिर से करो। उसे फिर खींचा। मैंने कहा भरत आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फोटो सीधी आती है, उल्टी आती है, टेढ़ी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस खींचो। वो दिन है, आज का दिन है। भरत एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। मैं आपको कल का एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट यस्टरडे हमारे ऑनलाइन कोर्स में स्टूडेंट एनरोल्ड फ्रॉम हैदराबाद, autism spectrum. He's young, and I would say he's on the low functioning autism spectrum. Verbal नहीं है. Through a keypad, there is a prompt जिसके through like a computerized voice he was talking to me क्लास के वक्त। और मेरी पहली क्लास थी कल शाम को 6 बजे। पहले 15 मिनट में मुझे लगा कि शायद मोहित तूने पंगा ले लिया है, बोल दिया था पेरेंट को कि ये कर लेगा। और अगेन सेल्फ डाउट एज अ टीचर आता है कि शायद ना कर पाए। और बहुत ज्यादा बिकॉज ऑल द फ्लैपिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस, तो फोन नहीं पकड़ रहा है। अगर हम फोन बोलते हैं कि ऐसे वर्टिकल फ्रेम है, ऐसे पकड़ो, वर्टिकल फ्रेम या हॉरिजॉन्टल फ्रेम, तो उसका लगातार शेक आ रहा था। फिर कुछ तरीके हैं हमने अप्लाई करे कि ऐसे रखिए फोन को, ये सपोर्ट लीजिए, दिस दैट। तो जहां पे पहले कुछ शॉट्स सिर्फ ब्लर्स थे, एंड आई कैन शो यू एग्जांपल्स इफ यू वांट। पहले कुछ शॉट्स जहां पे सिर्फ ऐसे ब्लर और मूविंग शॉट्स थे, फाइनल शॉट्स, और आज सुबह भी उसकी मॉम ने मुझे भेजा एंड शी वाज वेरी हैप्पी। फाइनल शॉट्स में देयर वाज अ स्टेबिलिटी, जो चीज की फोटो खींच रहे हो वो दिख रही है रुकी हुई। सो इट इज जस्ट लाइक आपको मेरा हाथ दिख रहा है वर्सेस ओरिजिनली ऐसा था फोटो। तो आई गेट सरप्राइज्ड एवरी डे, और मुझे लगता है कि हम लोग की ना पर्सनली जो सोसाइटी लगातार स्कूलिंग कर रही है कि सुनो इतना ही एक्सपेक्ट करना, वो हमें भुलाना बहुत जरूरी है एज फैमिलीज, एज पेरेंट्स, एज सिबलिंग्स, कि जो सोसाइटी की स्कूलिंग है वो छोड़ दो। बच्चा आपका है, भरोसा आपको करना पड़ेगा, पड़ोसी आके आपके बच्चे पे भरोसा नहीं करेगा। तो वो करके शुरू करें तो रास्ता काफी आसान हो जाता है आगे का। दैट्स रियली वेरी वंडरफुल एग्जांपल्स मोहित जी। जैसे जैसे कि आई नो एज यू बीइंग अ टीचर फॉर देम, एंड जैसे हाँ कि जी। स्पेशल एजुकेशन, ये जो आप, जो ये स्पेशल एजुकेशन या ये टीचिंग फील्ड है जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक लाइन है जहाँ पे स्टूडेंट्स दे टेंड टू सरप्राइज इवन नॉट ओनली द पेरेंट्स, सरप्राइज द टीचर्स एज वेल। यस। सो आपके जो दो स्टूडेंट्स हैं एंड आपको इतना ये सरप्राइज किए हैं, हम भी एक माइंडसेट से कहीं मैं भी एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक माइंडसेट से जनरली जाती हूँ कि कि शायद ये बच्चा इतना ही कर पाएगा, इसको मैं या कोई डिफिकल्ट वर्कशीट दे दे तो शायद नहीं रिजॉल्व कर पाएगा। बट राइट। अगेन एज यू हैव राइटली सेड कि जो बच्चे जो सरप्राइज करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स का ही नहीं, हमारा भी जो थॉट प्रोसेस है, हमारा भी पर्सपेक्टिव एवरी डे कहीं ना कहीं चेंज करते हैं। सो राइट। या, सो दैट्स रियली ग्रेट मोहित जी। थैंक यू। फरीदा जी, हम आपके पास आते हैं।
क्या आपके साथ भी कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टूडेंट या मोमेंट रहा है, जुड़ा है, जो हमेशा आपके जहन में रह गया होगा? जैसे कि मोहित जी ने अपने दो स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स दिए हैं। सो क्या आपके पास ऐसे, या आपने कुछ ऐसे बच्चों को या ऐसे एडल्ट्स को जब ट्रेन करते समय आपने ऐसे देखा होगा, और आप भी सरप्राइज हुए होंगे कि अरे मैंने तो ये सोचा था बट ये बच्चा ऐसे परफॉर्म कर रहा है। आहा, कोई कोई अपने आहा एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करना चाहें तो। जी, ऐसे तो बहुत सरप्राइजेस होते हैं। हमारे assumptions को एवरी डे वो चैलेंज करते हैं, है ना? और हमको लगता है जब वो आते हैं, जब हम उनको देखते हैं, जब वो हमसे मिलते हैं, तब हम एक दिमाग में हम रखते हैं कि चलो ये एरिया में हम उनको ट्रेन करेंगे। बट जब वो बात करना शुरू करते हैं, एंड जब वो काम करना शुरू करते हैं, तो सडनली हमको ऐसे लगने लगता है, अरे हमने तो बहुत ही छोटा गोल सोचा था इनके लिए, या हमने तो सोचा था कि ये बैक इन द किचन या कहीं पे काम करेंगे, बट एक्चुअली ये तो फ्रंट फेसिंग कस्टमर फेसिंग भी काम कर सकते हैं। तो ऐसी बातें बहुत बार होती है, एंड सी अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ऐसे लगता है अरे हमको ये चेंज करना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे साथ रहती है और जो हमको बताती है कि हम जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये वो मोमेंट है जब स्टूडेंट अपनी पहली सैलरी, वो ट्रेनिंग वाला पीरियड तो रोज होते ही रहता है, बट जो उनका जो फर्स्ट सैलरी जब वो लेकर आते हैं, ओके, हम हमेशा सोचते हैं कि एक ट्रेनिंग करना बस उतना ही मेरा काम है, लेकिन मेरे लिए ट्रेनिंग के बाद क्या होता है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब जब उनकी फर्स्ट सैलरी मिलती है, हमने देखा है कि उनके माँ बाप के आंखों में आंसू आते हैं, कि वो कभी कभी घर पे अपनी सैलरी से बाजार लेके जाते हैं। हमारा एक एडल्ट ऐसा है जो अपनी बहन की एजुकेशन स्पॉन्सर करता है, यू नो और ऐसे भी स्टूडेंट है जो जिनके अपने भी ड्रीम्स है, कभी-कभी आके बोलते हैं मैं मेरे लिए चश्मा खरीदूँगा, या मैं अपने लिए नया वाला एक मोटर बाइक लेने वाला हूँ। अगले महीना सैलरी मिलेगा तो मैं ये वाला मोबाइल लेने वाला हूँ, जो बहुत ही महँगा वाला मोबाइल है। सब हम भूल जाते हैं कि ये इनके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, और जब उनकी बातें सुनते हैं और जब वो फुलफिल करते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं, दिस इज़ समथिंग, जो ये मोमेंट्स जो है, ये सिर्फ़ हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। बिकॉज़ हमारे साथ ही नहीं, और इवन विद दोज़ फैमिलीज़ जिनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत से लोग जो है जो ऑलरेडी मन में उनका जॉब लग जाता है, वो हमको मिलने आते हैं, बिकॉज़ इट्स अ डन थिंग कि जब हम वो जॉब पे भी लगते हैं, वो हमारे साथ बरसों तक जुड़े रहते हैं। जो 8 साल पहले जॉब पे लगा है, वो आज तक हमको मिलने हमारे यहाँ हर 3 महीने में 1 बार काउंसलिंग के लिए, और जो न्यू लगते हैं वो महीने में 1 बार काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो जब उनकी जॉब लग जाती है, तो दीज़ बॉयज़, ये एडल्ट्स आके हमको पूछते हैं, "मैम आपने मेरी तो लगा दी, मेरी फ्रेंड की कब लगाओगे?" सो जस्ट सी दैट बॉन्ड, उनको लगता है मेरा तो हो गया, अब इनका भी जॉब लगना चाहिए। कभी-कभी वो जब दिवाली के टाइम पे आते हैं और उनको दिवाली बोनस मिलता है, वो हमारे लिए मिठाई लेकर आते हैं। कि मुझे दिवाली बोनस मिला है, मैं आप लोगों के लिए मिठाई। सी, ये सारे बहुत ही सिंपल एक्ट है, अगर हम इनको देखने जाए तो एक्चुअल हमें पता चलता है कि ये जो व्हाटएवर, ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, उनका एंड रिजल्ट अगर ये है, तो हमको एवरी डे, रोज हमको सुबह उठ के काम पे जाने के लिए प्रोत्साहन देता है। हमको लगता है कि नहीं, आज हमने इतना किया है, अगले महीने में हमको और 30 बच्चों को जॉब पे लगाना है। सो दैट एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि ये पूरा एक मीनिंग देता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। जी, बिल्कुल। एंड एग्ज़ैक्टली, सो जो आपने पॉइंट्स बताए हैं कि आपके जो सेंटर के बच्चे, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जिसकी हुई है, वो अपने बारे ही नहीं बट अपने दोस्तों के बारे भी सोचते हैं। सो सो दैट्स रियली वंडरफुल, अपनी वो भी फैमिली, अपनी फैमिलीज़ के फैमिली सिबलिंग्स के लिए सोचते हैं। एग्ज़ैक्टली, या
सो ये यही दिखाता है कि वो वही बोलते हैं कि जैसे कि मोहित जी भी बता रहे थे कि पर्सपेक्टिव हम काफी जनरली कहीं ना कहीं मैं भी एक ना कहीं ये सोचते हैं कि यह इतने तक ही सीमित है उनकी थिंकिंग। बट जब आप जैसे लोग जब आके बात करते हैं तो ये आउट ऑफ द हमारे बच्चे जो है आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं सो ये एक दर्शाता है। क्विक क्वेश्चन मोहित जी के लिए कि जो आप भरत के बारे में बता रहे थे तो वो भरत कितने मतलब वो जब आपके पास ज्वाइन किए थे वो कितना क्या एज पे ज्वाइन किए थे आपके पास अगर आप उस। भरत हो गए 38 39। ओके 38 39। हाँ ओके। जी। एंड वो अभी भी आपके साथ कंटिन्यू कर रहे जी हैं जी इस जी जर्नी बिल्कुल में। साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ओके। जस्ट अगर मैं आपको, जो हम काया जी। पलट की बात कर रहे थे, जब अचीवमेंट्स की बात होती है तो भरत की अपनी पर्सनल एग्जीबिशन अभी 1 2 महीना पहले हुई थी, और उसमें ऑलमोस्ट 75 80 थाउजेंड रुपीज का सेल करा उन्होंने 2 दिन की एग्जीबिशन में अपनी फोटोज सेल करके। ठीक है। एंड वो अगेन सरप्राइजिंग जो पार्ट है ना, जहाँ पे पेरेंट्स की, अब जो फ्रीदा मैम भी बात कर रही थी कि पेरेंट्स के साथ भी अपनी वो जो मन से हसरतें हैं जो उनके मन में है कि मुझे ये करना है, वो शेयर कर पाते हैं। वो सिर्फ आई थिंक बिलीव करने से बात पहुंचती है वहां तक कि आप बिलीव कीजिए कि आपका बच्चा कर सकता है। वरुण मेरा एक स्टूडेंट है, बॉम्बे में बेस्ड है, गायत्री है बैंगलोर में बेस्ड, दोनों ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ऑनलाइन कैसे सीखेंगे। जस्ट टू टेल यू, वरुण एंड गायत्री को तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ अ फोटोग्राफी। एंड वरुण और गायत्री दोनों को बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कैंपेगौड़ा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे कमीशन काम पे करके उनकी फोटोज डिस्प्लेड है एट द टर्मिनल। और वो जितनी बार फ्लाई करके, उनकी फैमिली से कोई भी आता है फोटो खींच के उनको भेजते हैं, वो भी दिखाते हैं, है ना। तो बात सिर्फ मौका देने की और खुद को वो चीज बिलीव कराने की, हाँ ये कर सकते हैं, हमें लिमिट नहीं करना है। आउट ऑफ द बॉक्स तो वो जी ही रहे हैं, हमने उनको अपने जो सोशल दायरा है उसमें घुसना ही नहीं दे रहे हम लोग उनको। लेकिन वो भी देयर इज प्लेस स्पेस फॉर एवरीवन ना, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, करने का मौका दे तो आई थिंक दुनिया बदल जाएगी। वेरी नाइस मोहित जी। एक्चुअली जब आपने बैंगलोर की बात की है क्योंकि हमारे जो सपोर्ट ग्रुप पेरेंट्स है बैंगलोर का भी काफी बड़ी कम्युनिटी है सपोर्ट ग्रुप में पेरेंट्स नई दिशा के। सो आई थिंक ये बात अगर उन तक पहुंच रही है तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट एंड कभी भी अगर आप बताना चाहे कोई स्पेसिफिकली कौन से टर्मिनल पे वो चेक कर सकते हैं फोटोग्राफ्स अगर अभी भी डिस्प्ले है तो। मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ बिल्कुल। श्योर श्योर। हमारे इंस्टाग्राम पे है, श्योर। गायत्री ने डाला हुआ था, मैं आपको ओके। अभी चेक करके बताता हूँ, 1 सेकंड। श्योर श्योर नो प्रॉब्लम। जी। मुझे 1 मिनट आपको बस देना पड़ेगा। श्योर श्योर प्लीज सर प्लीज टेक योर जी टाइम। जी जी जी। ओके, जस्ट अ सेकंड। गायत्री का जी, ये है T2 अराइवल्स बैंगलोर, टेक टू अराइवल्स टर्मिनल 2। ओके। जी, ओके। 2 फोटोज गायत्री के हैं, 2 वरुण के हैं। एक डाउन सिंड्रोम वाली लड़की है जो भरतनाट्यम डांसर है, उसकी 2 फोटोज है। साथ में एक लेटर में उन्होंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है बाकायदा। In 2024, we carried out an open call for photography to give ardent photographers the opportunity to showcase their photographs at Terminal 2. ओके। 75 टर्मिनल। photographs from 22 photographers were selected to be displayed.
डोमेस्टिक अराइवल कॉरिडोर। Oh, जी। दैट्स रियली ग्रेट मोहित जी। सो पेरेंट्स अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जो भी पेरेंट्स बैंगलोर से हैं T2 अराइवल्स में जो आप चेक कर सकते हैं फोटोग्राफ्स एंड सो आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। थैंक यू। सो ये एक एक्चुअली जब आप क्वेश्चन राउंड हो रहा था तो हम ये सोच रहे थे कि अगर जैसे कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, वोकेशनल की बात हो रही है, तो जी। ऐसा कोई सिस्टम है क्या अगर जो भी अभी बच्चे जो काम कर रहे हैं कि उनको कोई प्लेटफॉर्म पे जाके कहीं पे मतलब वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है या वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स को, या आपके थ्रू अगर वो अगर आएंगे जैसे कि आप लोग के थ्रू अगर आएंगे तो वैसे भी उनको जॉब प्रोवाइड हो सकती है, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स को कंफ्यूजन है जॉब जैसे वो 10th या 12th कंप्लीट करते हैं कि जॉब्स के लिए। तो अगर आप थोड़ा से ऐसे पेरेंट्स को अगर आप गाइड कर सके कि वो कैसे अपना जॉब सर्च इन बच्चों को थोड़ा गाइड कर सके आफ्टर 10th और 12th वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आगे कैसे प्रमोट करें बच्चों को। फरीदा मैम, नहीं, ओवर टू यू। या इवन इफ नॉट अच्छा। एज क्लास सॉरी इवन इफ नॉट क्लास स्पेसिफिक, बट अगर वो एक सर्टेन एज के आ जाए या 15-16 के हो जाए तो कैसे वो जॉब्स ढूंढ सकते हैं और कहाँ ढूंढ सकते हैं, या आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर सकते हैं क्या। सो जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम 18+ के साथ काम करते हैं। एडल्ट्स जो 18+ है, ऐसा कोई अभी 10th या 12th ही होना ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर वो 10th या 12th नहीं है फिर भी वो आकर हमको मिल सकते हैं। हमारे सेंटर्स जो है वो मेन हेडक्वार्टर हमारा बॉम्बे में है, हमारे सेंटर भोपाल में है, हमारा सेंटर केरला में है। बहुत जल्दी हम अगले साल तक बैंगलोर में आएंगे, पूना में है। बॉम्बे में जो हमारे सेंटर्स है वो सेंटर्स हमारे सांता क्रूज, गोरेगांव, वसई, तारदेव, आइरोली, हर जगह बॉम्बे में है। एंड हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड बॉम्बे है, हम उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम जो स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन के या जो भी एनजीओ है, उनके स्टूडेंट्स अभी मतलब 14 इयर्स, 12 इयर्स, 14 इयर्स, 16 इयर्स, ये क्या इसमें एज में है, हम उनको जाकर ट्रेनिंग देते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं उनकी, ताकि वो सब करवाना शुरू कर दे एट दैट एज, जबकि वो 18 के हो जाए तो दे आर एम्प्लॉयमेंट रेडी। बिकॉज बहुत बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने कभी भी कपड़े फोल्ड नहीं किए होते हैं। ओके, उनको पता नहीं होता है कि व्हाट इज मीडियम, लार्ज, एक्सेल। ओके, सो ये सारी चीजें अगर वो ऑलरेडी प्री प्रेपर करके रखे, उनको रेडीनेस जिसको हम बोलते हैं, रेडिंग देम फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। पेरेंट्स कैन कॉन्टेक्ट एस एट info dot info@man.org.in, या तो आई विल शेयर द नंबर विथ यू ऑल, आप उनसे शेयर कर दीजिएगा, वो कांटेक्ट करें। आइडियली जो ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ, वो मिनिमम ऑफ 3 महीना तो हम ट्रेन करते हैं, बिकॉज स्किल ट्रेन तो करना ही है, बट एक्चुअली उनको वर्क रेडी करना है। तो हम उनको, हमारे 2 मेन एरिया है हमारे हम्म। करिकुलम के, और ये करिकुलम हमने एक्सक्लूसिवली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बनाया है। तो ये करिकुलम में एक एरिया तो होती है जो वर्केबिलिटी होती है, जिसमें मैंने बताया हॉस्पिटैलिटी में, जैसे हॉस्पिटैलिटी के सारी आ गई, एफएमबी सर्विसेज आ गया, उसमें किचन सर्विसेज आ गई, लॉन्ड्री आ गई, हाउसकीपिंग आ गई। रिटेल में अपैरल है जैसे, और ग्रोसरी है। मल्टीप्लेक्सेस में पीवीआर जो है हमारे पार्टनर है, सो मल्टीप्लेक्सेस में आ गई। पेंट्री के लिए हम तैयार करते हैं, जैसे वी वर्क हो गया, डेक्स्टर्स हो गया, वहां पे वो पेंट्री संभालते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में पेंट्री करते हैं। फिर हम उनको डेटा एंट्री के लिए करते हैं, जहाँ पे उनको बैंक्स में काम मिलता है, या तो फिर इन हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री में एट द
बैक ऑफिस काम मिल जाता है। सो ये सारी ट्रेनिंग के लिए एक जो करिकुलम है उसको हम वर्केबिलिटी करिकुलम बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक और है एरिया जिसको हम लिवेबिलिटी बोलते हैं। बिकॉज अगर मुझे काम पे जाना है, आई नीड टू हैव दोज वर्क एथिकेट्स। मुझे टाइम पे पंच इन करना है, टाइम पे जाना है, मुझे कभी भी घर पे नहीं बैठना है विदाउट अप्लाइंग फॉर अ लीव। ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सो हम उनको वर्क रेडी करके भेजते हैं। सो दिस ट्रेनिंग एक्चुअली जो बहुत ही हाई फंक्शनिंग है वो 3 महीने में भी कंप्लीट कर देते हैं और हम उनको जॉब प्लेसमेंट्स देखना शुरू कर देते हैं। जो कभी कोई 2 क्वार्टर लेता है, कभी कभी कुछ लोग ज्यादा टाइम लेते हैं। सो देर इज नो अपर लिमिट, तो वो हमारे साथ कब तक रह सकते हैं। ओके, सो आई थिंक जो आपने जो वैल्यूबल, आप और मोहित जी ने दोनों जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है, आई थिंक ये पेरेंट्स को हेल्प करेगा। एंड आप जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, आप इस सेशन के बाद उनके वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं, नो डिसेबिलिटी ऑर्ग। और मन मैम अगर आप अपना सेंटर का मन नाम मन। मन मन फाउंडेशन, हम्म, uh, जी मन फाउंडेशन है। इट्स सेंटर मन, सेंटर फॉर स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। या तो फिर info@man.org.in, यहाँ पर वो हमको लिख सकते हैं। जी। सो जो भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के वोकेशनल के बारे सोच रहे हैं, आप दोनों हमारे स्पीकर्स को रीच आउट कर सकते हैं, एंड दे विल बी रियली हैप्पी टू गाइड यू। एंड आगे बढ़ते हैं सेशन में। सो एक्चुअली हमें इस सेशन के लिए अराउंड 75 प्लस क्वेश्चंस मिले हैं। एंड जो पेरेंट्स, तो ये दिखाता है कि पेरेंट्स आर रियली इंटरेस्टेड ये टॉपिक को लेकर, एंड वो अपने आप लोग से भी सुनना चाहते हैं एंड गाइडेंस चाहते हैं आप लोग से। सो हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड आप उनको आंसर कर सकते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न है पेरेंट्स के तरफ से कुछ आए हैं कि सबसे पहला सवाल है कि पेरेंट्स को किस उम्र में अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए और करियर डिसाइड करने में उनकी मदद करनी चाहिए। एक तो एज फैक्टर है कि कौन से एज में हम अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और दूसरा आई थिंक उसी पार्ट का है कि अ, अ, और करियर डिसाइड करने में उनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। सो टू पार्ट्स तो अगर आप या कैन आई टेक दैट, मोहित? Yeah, ma'am, please. I'll add on after you. पहली बात तो ये है कि वहां पर कोई एज नहीं है। एज सून एज आपको लगता है कि वो रेडी है लर्न करने के लिए, तो उनकी स्किल्स हमको डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। हमको उनके स्ट्रेंथ्स पे काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही सब जो स्टूडेंट्स ऑटिज्म पे होते हैं, उनको एवरीथिंग ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स उनकी बहुत ही अच्छी होती है। आप वो उनके स्ट्रेंथ पे टैप करिए, उनको वो सिखाना शुरू कर दिए जाए। आपको पता नहीं है कि उनको रिटेल आउटलेट में एज अ जॉब, एज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर इन्वेंट्री, उनका जॉब उनके लिए तैयार हो सकता है। आपके स्टूडेंट्स को अगर आपका जो बच्चा है, उनको टेबल वाइपिंग बहुत अच्छा आता है, स्टार्ट लुकिंग फॉर क्या उनके स्ट्रेंथ्स है, वो क्या एक्चुअली कर रहे हैं। बिकॉज नो पॉइंट उनको हम बोले कि ये नहीं कर पाएगा। उनके स्ट्रेंथ्स देखकर हमको उस पे बिल्ड करना है। सो दैट्स देयर इज नो एज। एज सून एज यू फील कि वो कुछ कर रहे हैं, वी शुड स्टार्ट उनको थोड़ा चैलेंजिंग काम देकर उनको स्कूल में जाके हमारा राइट है, पेरेंट्स का राइट है टू टॉक टू टीचर्स एंड टेल देम कि ये घर पे ये करता है, क्या आप और चैलेंजिंग वर्क या आपका उनके आईईपी में ये इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट स्टार्ट्स एट अ वेरी यंग एज। एंड द सेकेंड क्वेश्चन था कि क्या उनको करियर चॉइस में हेल्प करना चाहिए। डेफिनेटली करियर चॉइस में हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स, बट अगेन जो उनको ट्रेन करने वाले हैं या जहाँ पर वो जाके ट्रेन होने वाले हैं,
उनके असेसमेंट्स और उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है कि वो क्या कर सकते हैं और कहाँ उनको एक्चुअल ले जा सकते हैं। बिकॉज सी देखिए, एज पेरेंट आई हैव एस्पिरेशंस। आज मेरा भी बेटा है, मुझे भी एस्पिरेशंस है कि वो हाईएस्ट लेवल के कोई काम करे। बट जब वो एक प्रोफेशनल जो ये काम करते हैं, एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेनिंग करते हैं, उनके पास जाकर बैठकर एक वाया मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हैं कि ओके, हम सोच रहे हैं ये आपके हिसाब से ये वाला स्किल ज्यादा बेटर है और इसमें ज्यादा कर सकते हैं, लेट्स कम टू अ पॉइंट एंड आगे बढ़ सकते हैं। तो श्योरली मेरे हिसाब से दोनों चीज के लिए पेरेंट्स को वेट नहीं करना चाहिए। दे शुड स्टार्ट एज सून एज दे सी इवन एक छोटा सा स्पार्क, एक छोटी सी लाइट उनको दिखती है, उसको वहां से वो आगे बढ़ाना चाहिए। एंड आई विल जस्ट ऐड टू दैट इज दैट जो एज है, सही है, जिस भी एज में बच्चा एक्सप्रेस करना शुरू कर दे, चाहे वो 6 साल 8 साल हो, चाहे 10 12 साल हो, जब भी बच्चा एक्सप्रेस करना शुरू कर दे वो सही एज है जो आपको लग सकता है कि अच्छा यहाँ से हम करियर ऑप्शंस देख सकते हैं। और बहुत आसान पैरामीटर है, बहुत आसान नापतोल है इस चीज का कि बच्चे को क्या करना पसंद है या क्या करियर हो सकता है, इज दैट आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। सबसे बढ़िया थेरेपिस्ट आप खुद हैं। आई एम नॉट सेइंग थेरेपिस्ट का जॉब नहीं है, थेरेपिस्ट का जॉब अपनी जगह है, लेकिन जितना ज्यादा 24 घंटे में आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते हो उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। आपको पता है आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, अगर स्ट्रेंथ्स कुछ नहीं समझ में आ रही हैं तो आप 4 6 ऑप्शंस दे के देखिए। हमें भी स्कूल में टिल हाई हाई स्कूल, उससे पहले तक हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और फिर हम एक चॉइस करते हैं कि हमें, किसी को साइंस पसंद है, किसी को कॉमर्स पसंद है, किसी को आर्ट में जाना है। तो वैसे ही हमारे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा बताएगा, बहुत सारे चांसेस है कि वो ना बता पाए, वो ना एक्सप्रेस कर पाए। तो द ओनली वे टू फाइंड आउट इज ट्रायल एंड एरर। आप कोशिश कीजिए, लेट देम ट्राई, अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करें, किस में उसको मजा आता है, किस चीज में खुश है, क्या वो ज्यादा देर तक कर सकता है ना। एंड डोंट लिमिट योर सेल्फ, उनको ट्राई करने दीजिए। अगर आर्ट में अच्छा है तो आर्ट में, किसी प्रोसेस रिलेटेड काम में अच्छा है तो उसमें, बट ट्रायल एंड एरर इज द ओनली वे। आप ट्राई कीजिए, जो चीज उसको मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, जिसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है, देन लेट दैट बी द करियर फॉर द चाइल्ड। ओके, सो एक टू वैल्यूबल पॉइंट्स एक तो निकल के आ रहा है कि जो बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोजली अगर ऑब्जर्व ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही बच्चे बहुत सारे सिग्नल्स देंगे हमें कि कि उनको क्या चीज़ पसंद है या क्या ना पसंद है। एंड जैसे और फरीदा जी ने बताया है कि एज, आई थिंक एज ऐसा कुछ लिमिट नहीं होता, दे कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। सो हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हम किसी बच्चे के नेचुरल एप्टीट्यूड, स्किल्स या किसी खास फील्ड की तरफ उनके झुकाव को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, खासकर जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो। अ, अगर आप में से कोई ये प्रश्न के बारे में अगर आप गाइड करना चाहें पेरेंट्स को। आई थिंक फरीदा मैम, मैं ही बताऊं? मैं तो वही बोलूंगा जो मैंने अभी बताया कि आप ट्रायल एंड एरर एंड ऑब्जर्वेशन है, इट कम्स बैक टू दैट ओनली, कि आप देखिए आपके बच्चे को पसंद क्या है। कोई अगर पेंटिंग में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ऑटिज्म वाले बच्चे स्पेसिफिकली, प्रिसीजन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जितना फाइन काम होता है, छोटी छोटी डिटेल्ड पेंटिंग्स हो गई, फोटोग्राफी में हम लोग देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं, द काइंड ऑफ डिटेल्स जो वो निकाल पाते हैं कैमरा से, कई बार हम भी नहीं निकाल पाते। तो प्रिसीजन ऑटिज्म का एक बहुत अच्छा बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप देखिए आपके बच्चे को किस चीज में मजा आ रहा है, वो क्या एंजॉय कर रहा है, एंड देन उसमें ही आगे का रास्ता बनाइए। ओके। एंड कमजोरियों को नहीं गिनना है, बस मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, कमजोरियों को मत गिनो। अगर आपका बच्चा वोकेबलरी में, कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है लेकिन पेंटिंग में अच्छा है, तो आप कम्युनिकेशन का क्लासेस दिला दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट पेंटिंग का ज्यादा दिलाइए। हम लोग अक्सर चाहते हैं कि नहीं कम्युनिकेशन करो, पेंटिंग से क्या होता है, आजकल पेंटर्स भी बहुत कमा रहे हैं।
rightly said. I just want to add one small thing, okay? तो ये कोई पोटेंशियल का मेजर करना कि ये पोटेंशियल है, ये मेजर करो, वो पोटेंशियल है, वो मेजर करो, सो इट्स नॉट मेजरिंग वो पोटेंशियल, ओके? समटाइम्स ऑल जो मिस हो रहा है ये सब में इज द राइट एनवायरमेंट। वो राइट एनवायरमेंट में अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, टैलेंट वहां से ही इमर्ज होगा। सो हम बोलेंगे कि नहीं ये कर रहा है, अच्छा इससे ज्यादा वो कर रहा है, उससे ज्यादा वो कर रहा है, वो पोटेंशियल का मेजरमेंट करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? सो यू नो प्रोवाइड वो राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, उनको अपॉर्चुनिटीज दो, दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एंड देन अगेन मैं और मोहित जी ये बोलने की कोशिश कर रहे कि उनके स्ट्रेंथ पे ज्यादा आप फोकस करिए। अगर वो उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करके उनको वो टैलेंट कहीं भी इमर्ज होकर आ जाएगा। जी। तो एक एक तो स्ट्रेंथ्स लेना है और दूसरा बच्चों के इंटरेस्ट। आई थिंक ये दोनों स्पीकर से हमें ये जानने को मिल रहा है कि उनके स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करें और उनकी इंटरेस्ट को पकड़े, तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुद ब खुद दिखाना शुरू करेंगे। जी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूरो डाइवर्स या मॉडरेट फंक्शनिंग वाले यंग अडल्ट्स के लिए सबसे प्रॉमिसिंग प्रोफेशन और करियर ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज कौन से हैं? न्यूरो डाइवर्स या मॉडरेट फंक्शनिंग वाले यंग अडल्ट्स के लिए। भी ऐसा कोई हम मार्क नहीं कर सकते कि उनके लिए यही कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। अगेन वही बात पे हम जाएंगे कि यू नो उनका वो किस में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनकी स्किल जब हम करते हैं, जब हम उसको स्किल ट्रेन करते हैं, तो असेसमेंट के बाद उनके इंटरेस्ट कौन सी स्किल में ज्यादा दिख के आ रहे हैं। अगर हम बोले कि वो यही काम या इसी के लिए कर रहे हैं, देन वी आर लिमिटिंग आवर ओन सेल्फ। हम एक लिमिट बना रहे हैं कि नहीं ये तो यही कर पाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट हमारा है, जब वो हमारे पास आया तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, बात भी नहीं कर सकता था। आज बॉम्बे में एक बड़े रेस्टोरेंट में वो बरिस्ता खुद अकेला चला रहा है, और वो खुद वहां पर खड़े होके एज अ मैनेजर पूरा उसका अकाउंट्स का मैनेज कर रहा है। एंड उसका ड्रीम है कि वो एक अपना कॉफी शॉप खोले दुबई में। सो देखिए आए, हम लिमिट कर रहे हैं। हमको लगा था कि वो बस वहां पर वो रेस्टोरेंट में वो बरिस्ता में सिर्फ टेबल पहुंचेगा, बट टुडे वो कहाँ पहुंच गया है, ही इज मैनेजिंग द फ्रंट डेस्क। सो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत होगा कि हम बोले कि बस उनके लिए यही लिमिटेशंस है, राइट? एक मुझे अच्छा सॉरी नहीं नहीं, मैं बोलिए बोलिए। मैं मुझे लगता है कि वी नीड somebody टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा एम्प्लॉयर जो उनमें बिलीव करे, वो हमको बस सिर्फ चाहिए। मैं ना एक एक आयरॉनिकल बात यहाँ बोलना चाहता हूँ, नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, बट जस्ट सेइंग दैट अभी जब आपने ये सवाल पूछा, एक्चुअली में रिलेटेड भी है, कि अभी जब आपने ये सवाल पूछा तो फरीदा मैम और मैं एक दूसरे को देख के बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हम दोनों का एक वो आई थिंक एक साइलेंट दोस्ती सी हो गई है अभी तक ऑलरेडी, की हमें पता है कि जब आप काफी ज्यादा सिमिलर है, और बात घूम घाम के वहीं आ जाती है कि जब हम जनरलाइजेशन नहीं करते हैं, जहां पे भी जनरलाइजेशन होगा वहां पे या तो आप सरप्राइज होंगे या डिसअपॉइंट होंगे। ऑप्शन आपके हाथ में है कि आप सरप्राइज होना चाहते हैं, आर यू ओपन टू सीइंग समबडी कम एंड सरप्राइज यू, कि कुछ प्रूव करके दिखाएं, या आप एक वैसी सोच बना के बैठे अरे यार ये नहीं कर सकता। बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ, इंडियाज गॉट टैलेंट, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, सब देखते रहते हैं ना, वहां पे अक्सर वही लोग जीतते हैं जिनको देख करके लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा। कोई हैवी, जिनको हम लोग लूजली वो मोटा बोल देते हैं, कोई मोटा इंसान आकर के बहुत अच्छा डांस करके दिखा दे, अरे इसने कैसे कर दिया, है ना।
तो इट इज जस्ट अबाउट, मेरे हाथ पूरा टैटू से भरा हुआ है, मुझे कोई देख के बोल नहीं सकता मैं टीचर हूँ। जनरलाइजेशन छोड़ दीजिए। आई कैन पास ऑफ एज अ ड्रग डीलर, लेकिन मैं ड्रग डीलर नहीं हूं। तो हमारे बच्चों से भी ना हमें वही सेम ट्रीटमेंट रखना है कि दुनिया तुम्हारी है, जितनी हमारी है उतनी उनकी है। और अगर हम इन बच्चों को इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है उनको बताने की, यार ये सड़क उतनी ही तुम्हारी है जितनी मेरी है, और इस रास्ते पे चलो और रास्ता बनाओ अपना खुद का। हमारे हाथ में, हमने उनके पंखों को जकड़ के रखना है या उनको हवा देनी है, दैट इज टोटली इन आवर ओन चॉइस। सिर्फ उतनी सी बात है, बाकी सब आगे वो कर लेंगे, भरोसा तो करें हम। जी। सो आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट वैल्यूबल पॉइंट्स आप लोगों ने शेयर किया है। एक है जैसे कि आप लोग जो बोल रहे हैं, एक तो ये समझ में आ रहा है कि ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट से हम रहते हैं एज अ पेरेंट या एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी भी हम एक माइंडसेट से चलते हैं कि शायद ये बच्चे इतने ही कर सकते हैं या इतना ही इनका ऐसे इस प्रकार के टाइप के काम ही कर सकते हैं। बट एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोग दोनों ने शेयर किया है, बिलीव, हैविंग द बिलीफ एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ सोसाइटी की ये भी कर सकते हैं। तो दे कैन टेक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लेके, वोकेशनल का हो या घर पे कोई भी चीज सीखने का हो। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग जो दोनों ने शेयर किया, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड नंबर टू कि बिलीविंग इन योर चाइल्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम आज का सेशन पे स्पीकर्स हम रैप करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी आपने वैल्यूबल पॉइंट्स जो है हमारे पेरेंट्स को शेयर किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू फरीदा जी एंड मोहित जी। एंड आपने थैंक काफ़ी यू। विस्तार में आपके जर्नी से लेकर आपने अपने एक्सपीरियंसेस, आपके बच्चों के बारे, स्टूडेंट्स के बारे भी आपने शेयर किया है। एंड आई होप हमारे पेरेंट्स काफ़ी इससे इन्फ्लुएंस होंगे एंड इट विल हेल्प देम, उनको गाइड करेंगे, आपके जो पॉइंटर्स हैं उनको गाइड करने में बहुत मदद मिलेगी। एंड अगर जो भी पेरेंट्स हमारे साथ अभी सुन रहे हैं, नो डिसेबिलिटी ऑर्ग एंड मन जो सेंटर हैं, तो आप दोनों सेंटर्स को आप आफ्टर दिस सेशन आप उनके वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। एंड आखिरी में हम अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी रिस्पॉन्स आया है हमारे पेरेंट्स से, ऑलमोस्ट 75 प्लस क्वेश्चंस आए हैं। एंड और ये बताता है कि वो काफ़ी अपने बच्चों के लाइफ में इन्वेस्टेड है एंड इंटरेस्टेड भी है। एंड और नई दिशा, आखिरी में हम ये भी बोलना चाहते हैं कि नई दिशा एक ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जो अगर आप देखें तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है, जो कि 8448448996 है। एंड इस पे पेरेंट्स, अगर आपको ये सेशन, अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं हमारे स्पीकर्स से, तो आप 9 AM to 6 PM आप रीच आउट कर सकते हैं। और आपके अगर सवाल हमने अभी आंसर नहीं किया है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट के कारण इस सेशन के लिए, तो आप हमें हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं। और नई दिशा जो है हमारा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी है, और साथ ही हम नई दिशा जो है पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन स्पीकर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने इतना वैल्यूएबल इंसाइट्स दिया हमारे पेरेंट्स के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे चल के अपने बच्चों की ज़िंदगी में। Thank you, Naidisha, थैंक for यू सो this मच। opportunity, and thank you to all the parents for being with us here. पेरेंट्स को बस सिर्फ रीच आउट करिए आप, मौका मत जाने दीजिए कहीं पर भी जाइए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में। तो रीच आउट करिए और डोंट ये मत सोचिए कि मैं क्या करूँ या मैं कहाँ जाऊं। और आजकल तो आप गूगल करके वो आपको सब कुछ मिल जाता है। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ। और जस्ट लास्ट क्लोजिंग एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी मेरे पास कोई पेरेंट आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आपका जो की है, वो जादू की चाबी है। इट इज एक छोटा फोकस करिए, एक सिंपल जो भी एक्शनेबल आपका जो भी स्टेप लेना है कि मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगी या मैं अपना माइंड सेट सेट शिफ्ट करूंगी, वहां से आप बिल्ड करके वो मोमेंटो बिल्ड करिए। आप आगे बढ़ते रहेंगे विदाउट एडिंग एनी प्रेशर।
आपके फैमिली पे या आपके बच्चे पे. So that will really help. And I would like to add thank you so much, Naidisha and the parents. And Farida ma'am, thank you, very insightful. And बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा लगता है पेरेंट्स से बात करके। मैं खुद एक सिबलिंग हूँ, तो मुझे तो लगता है मेरा ही सर्कल है ये। हम सबके लिए बहुत पर्सनल है ये कॉन्वर्सेशन, ये कुछ ऐसा एलियनेटेड नहीं है हमें इस चीज़ से, ना उस दौर से जो जिससे पेरेंट्स गुजरते हैं। एंड वेदर इट इज द यंग पेरेंट्स, यंग बच्चे, या जब एक सर्टन एज हो जाती है, एंड दैट आई कैन से बिकॉज माई सिस्टर विल बी 52 दिस ईयर। तो वो सारे चैलेंजेस हाँ. मुझे पता है। लेकिन वही चीज जो शायद बड़े बुजुर्ग ने बोलते हैं कि घबराने से काम नहीं चलता, करने से चलता है। तो आपको करना पड़ेगा, एंड जस्ट बिलीव दैट हो सकता है। भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने बच्चे पे, अपनी परवरिश पे। एंड एज अ पेरेंट भी, जब आप खुद भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, और मैं नहीं बोल रहा कि जाकर के आपको कोई पीएचडी करने हैं, मेरा मतलब ये है कि अ, हमारे बच्चों के साथ जो चैलेंजेस आते हैं उसके साथ हमें भी इवॉल्व होना है। और जैसे जैसे आप इवॉल्व होगे ना, आपके लिए आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी, जर्नी आसान हो जाएगी। बच्चे का जो लर्निंग कर्व है, जो ग्रोथ कर्व है, वो एक्सेप्ट करना और आसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत पर्सनल चॉइस है आपके। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, सॉरी टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम, दैट हमारे बच्चों के पास कभी कभी अगर पेरेंट ना समझे तो दो लड़ाई हो जाती है। सोसाइटी ऑलरेडी बता रही है कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता। अगर पेरेंट ये बात मान ले, तो पेरेंट तो ऑलरेडी सोसाइटी से लड़ रहा है कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं सकता। अब अगर पेरेंट ने ये बात मान ली, तो बच्चा दुनिया से तो लड़ रहा है, अपने पेरेंट से भी लड़ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि क्या हम अपने बच्चे की साइड है या सोसाइटी की साइड है। तो इतनी सी बात है, तो बिलीव कीजिए, और हो सकता है, सब कुछ हो सकता है।